नमस्कार, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। मैं एक इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन हूँ और फिलहाल पुणे शहर में एज ए कंसल्टेंट पेन फिजिशियन कार्यग्रस्त हूँ। तो आज हमारा 4th फेसबुक लाइव सेशन है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारे फेसबुक लाइव सेशन के कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं। पहला एम ये है कि क्रोनिक पेन और क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट करने वाले जो फिजिशियन होते हैं, जिन्हें पेन फिजिशियन कहा जाता है, उनके बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना। और दूसरा एम ये है कि जो लोग लंबे समय के दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें हम अपने ज्ञान और अपने समझ के साथ कुछ उन्हें दर्द से राहत दिला सके। तो पिछले फेसबुक लाइव सेशंस में हमने कुछ सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब दिए, जैसे कि दर्द होता क्या है, दर्द अच्छा होता है या दर्द बुरा होता है, ये पेन क्लिनिक क्या होता है, ये पेन फिजिशियंस कौन होते हैं, ये पेन फिजिशियंस की क्या क्वालिटीज होती है और वो किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्रोनिक पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपने ये फेसबुक लाइव सेशंस नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप ये लिंक में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है शोल्डर पेन, 5 मोस्ट कॉमन कॉजेस एंड देयर ट्रीटमेंट। तो शोल्डर पेन जो है या कंधे का दर्द जो है वो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, जो कम उम्र के लोगों से लेके ज्यादा उम्र वाले लोगों में पाई जाती है। तो ये शुरू करने से पहले हम कुछ शोल्डर जॉइंट के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है 3 हड्डियों के मिलने से बनता है। पहला ह्यूमरस, दूसरा स्कैपुला और तीसरा क्लेविकल। ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है। तो इसको अगर मैं आपको समझा सकूं तो जैसे कि मेन 2 हड्डियां रहती है अपनी, ह्यूमरस और स्कैपुला। तो अगर ये ह्यूमरस है और ये ह्यूमरस का हेड है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक गोल आकार का रहता है, और जो स्कैपुला रहती है उसमें ये एक सॉकेट जैसा रहता है। तो ये जो बॉल है ये सॉकेट में जाके बैठ जाता है और इसलिए ये शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट कहा जाता है। अभी ये हमारे शरीर का बहुत सारे जो होते हैं जोड़ जो होते हैं वो बड़े जोड़ होते हैं, और शोल्डर भी एक तरीके का एक बड़ा जोड़ है अपने शरीर का, और ये सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है। तो आप को मालूम ही है कि हम अपने शोल्डर को सब डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। तो ये शोल्डर जॉइंट की एक खास बात है, जो उसके लिए एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेज ये होता है कि हम अपना जो रोजमर्रा का जो काम है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हम हर डायरेक्शन में अपने हाथों को हिला सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इतनी मोबिलिटी होने के कारण इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती और इसके डिसलोकेशन होने का चांसेस बहुत कॉमन होता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये हर उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है। तो हमारे शरीर में जो भी जॉइंट्स होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो उसकी बनावट में उसकी हेल्प करते हैं। तो पहला होता है बोन या हड्डियां। तो हमने देखा शोल्डर जॉइंट में 3 हड्डियां होती है। होता है जॉइंट कैप्सूल। तो ये जो भी 2 हड्डियां जॉइंट बनाती है उसके अराउंड एक सॉफ्ट टिश्यू की परत रहती है, जिसको हम जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं। तो अगर यहाँ शोल्डर जॉइंट में बोलेंगे तो इनके अंदर की साइड से यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल रहेगी, और जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक पानी जैसा पदार्थ रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और वो जैसे कि हमें अपनी गाड़ियों में एक इंजन ऑयल लगता है जो लुब्रिकेट करके रखता है मशीन को, वैसे ही हमारे बॉडी की मशीनरी के लिए ये साइनोवियल फ्लूइड रहता है। फिर तीसरा कंपोनेंट आता है लिगामेंट्स। तो क्योंकि कैप्सूल एक जॉइंट को उतनी ताकत नहीं दे पाता, इसलिए उस शोल्डर जॉइंट या कोई भी जॉइंट को ताकत देने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिगामेंट्स देख सकते हैं। फिर आते हैं मसल्स और मांसपेशियां। तो कोई भी जॉइंट के अराउंड बहुत अलग अलग तरीके के मसल्स रहते हैं, और जो हमारी जॉइंट मोबिलिटी होती है या जो हम हाथ हिला सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, वो ये मसल्स के थ्रू होता है। और जो मसल्स जो हैं ये बोन से अटैच होने के लिए एक टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं। फिर आते हैं और एक कंपोनेंट है बर्सा। बर्सा जो होती है वो और कुछ नहीं, बस पानी की पुट्टियां रहती है जो 2 मसल्स के बीच में या मसल और बोन के बीच में रहती है। वो अगेन लुब्रिकेशन का काम करती है। और आखिरी में आते हैं न्यूरोवस्कुलर बंडल्स। तो न्यूरोवस्कुलर बंडल्स या खून की नलियां या नर्व्स
हम बोल सकते हैं। और हर जॉइंट को ये नर्व्स और वेसल्स सप्लाई करते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए, और वहां के से सेंसेशन सेंटर की तरफ या ब्रेन की तरफ लेके जाने के लिए। तो अभी हम जानेंगे कि शोल्डर जॉइंट में 5 वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके वजह से शोल्डर पेन लोगों को होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, रोटेटर कफ इंजरीज। तो रोटेटर कफ में रोटेटर कफ मसल्स आती हैं, रोटेटर कफ मसल्स के साथ उनके टेंडन्स आते हैं। जो मसल्स जो है वो बोन में इंसर्ट होने के लिए, मैंने जैसे बताया था, टेंडन्स रहते हैं, तो वो टेंडन्स भी आते हैं। और बरसा या पानी की पुट्टियां जो लुब्रिकेशन देती है। तो इन तीनों में से किसी भी इसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को शोल्डर पेन हो सकता है। तो मसल्स टियर भी हो सकता है, टेंडन्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और ये जो पानी की पुट्टियां हैं या बरसे हैं इसमें भी सूजन हो सकता है या पानी भर सकता है। तो इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? तो पहला कॉमन कॉज है अक्यूट इंजरी, मतलब अगर किसी को शोल्डर में चोट लग जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वजह से मसल्स में टियर आ सकता है या वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दूसरा है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब अगर आप नॉर्मली उतना भारी सामान नहीं उठाते और एक दिन आपने भारी सामान उठा लिया और उसके बाद आपको शोल्डर पेन चालू हो गया, तो ये रोटेटर कफ जो होता है यही उसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स कारण रहता है। तीसरा होता है ओवर यूज। तो ओवर यूज मतलब एक ही मसल को बहुत ही ज्यादा यूज करना। तो जैसे हम देखते हैं कि जिम में जो लोग जाते हैं, वो एक्सरसाइज अगर बहुत हद से ज्यादा करते हैं तो उसमें ओवर यूज के वजह से उनको शोल्डर पेन चालू हो जाता है। एंड वो एक कारण रहता है। तो उसमें भी यही रोटेटर कफ इंजरी ही उनके शोल्डर पेन का कारण रहता है, और ये बहुत ही कॉमनली एथलीट्स में देखा जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में अगर वो कम समय का दर्द है तो हम जनरली उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उनको कुछ दवाइयां देते हैं। और लेकिन अगर ये दर्द क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके लिए उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस लगती है। तो इसमें पेन फिजिशियन आपकी क्या मदद कर सकता है? तो पेन फिजिशियन जो होता है वो जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके आपकी ट्रीटमेंट में मदद करता है, ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपने रोजमर्रा की कामों में लग सके। तो इसमें जो वो जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। और जो अल्ट्रासाउंड जो है वो न सिर्फ उसको कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बल्कि उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी वो यूएसजी गाइडेड इंटरवेंशन के थ्रू करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो मसल है, ये मसल है, ये टेंडन है, टेंडन में उनको एक टियर दिखता है। तो इतना स्पेसिफिक डायग्नोसिस करके वो एक टारगेटेड ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए दे सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज जो है ये टेक्नोलॉजी का ये है कि ये जो प्रोसीजर्स होते हैं सब डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब आप सुबह आए, प्रोसीजर किया, शाम को आप घर जा सकते हैं। तो इसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, और ये ओपीडी बेसिस पे एक दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें हम कौन कौन सी इंटरवेंशंस करते हैं या कौन कौन सी दवाइयां देते हैं? तो इसमें आ जाता है पहला प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो रिजेनरेटिव मेडिसिन का एक पार्ट है। दूसरा आ जाता है लो डोज स्टेरॉइड इंजेक्शंस। तीसरा हम इसके थ्रू दे सकते हैं प्रोलोथेरेपी। और जिन पेशेंट्स में कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं और जिसके वजह से उनको शोल्डर पेन होता है, उसमें हम बारबेटाज भी कर सकते हैं। तो जाते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरा कंडीशन जो बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स में देखा जाता है वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर की जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है एडिसिव कैप्सुलाइटिस। तो अगर नाम में ही आप देखेंगे तो ये कैप्सूल का प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या होता है? वो ये होता है कि वो कैप्सूल जो है वो बहुत थिक हो जाती है, और थिक होने के वजह से जो शोल्डर की हमारी नॉर्मल जो मोबिलिटी है, या जो हम हाथ पूरे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, तो वो अभी पेशेंट नहीं कर पाता। तो अगर इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो अगर समझ लीजिए आप लार्ज साइज का शर्ट पहनते हैं और आपने एक दिन मीडियम साइज का शर्ट पहन लिया, तो वो शर्ट पहन तो लेंगे आप, लेकिन उसके बाद आपको एक टाइटनेस जैसी फीलिंग होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे ढंग से, आप हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जब ये जॉइंट कैप्सूल टाइट हो जाती है, उसके बाद हम वो हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाते। नाउ ये जो कंडीशन है ये कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ कॉमनली
पाई जाती है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस, यानी शुगर की बीमारियां जिनको होती है, जिनको थायराइड की बीमारियां होती है, जो लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, उनका एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, और क्योंकि वहां पे उतनी मोबिलिटी नहीं हो पाती, वहां पे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और तीसरा, अगर जो लोगों की शोल्डर सर्जरी हुई है, या कोई मैस्टेक्टोमी हुई है, या कोई और सर्जरी हुई है, जिसके वजह से शोल्डर को इमोबिलाइज करके रखा हुआ है, और इस इमोबिलाइजेशन के कारण पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। अभी जानने वाली बात यह है कि फ्रोजन शोल्डर का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो जनरली ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी होता है, और इससे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ये कंडीशन इवन 3 साल तक वो अपना हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाते। तो ऐसे पेशेंट्स में पेन फिजिशियंस जो हैं वो एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोडायलेटेशन। और इस प्रोसीजर में बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट है या शोल्डर कैप्सूल के अंदर हम 40 से 50 ml नॉर्मल सलाइन या एक लिक्विड डालते हैं, जिससे वो जो कैप्सूल जो है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में कि ये आपका ह्यूमरस और ये स्कैपुला, और यहाँ पे हमने नीडल डाली है, यहाँ तक कैप्सूल होती है शोल्डर की, और इसके अंदर उन्होंने लिक्विड डाला है। नाउ ये जो प्रोसीजर है इसको हम जनरली रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के साथ कंबाइन करते हैं, ताकि पेशेंट का जो पेन है उसको भी हम कम कर सके, और पेशेंट जल्द से जल्द प्रोसीजर के बाद अच्छी तरह फिजियोथेरेपी कर सके, ताकि वो उनका रेंज ऑफ मोशन जो है वो मेंटेन रख सके। अभी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जैसे हमारे शरीर में अलग अलग जोड़ों का आर्थराइटिस होता है, वैसे ही शोल्डर का भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है। और वो जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जो जोड़ों का जो यूज हो के उसमें जो खराबी आना चालू हो जाती है, उसके वजह से ये बीमारी होती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गादी जो रहती है एक जॉइंट के अंदर, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो खराब होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से जो हड्डियां हैं जो जॉइंट बनाती है वो एक दूसरे से घिसने लगती है, जिसके वजह से वहां पे दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, स्टिफनेस या अकड़ापन आ सकता है, और धीरे धीरे वो जॉइंट की मोबिलिटी भी कम हो जाती है। इसमें पेन फिजिशियंस एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, और इसके अंदर वो बेसिकली एक दवाई बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और ये दवाई जो है वो पेशेंट के खून से ही बनाई जाती है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट्स, कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। और ये जो दवाई है ये इस तरीके की दिखती है, और इसको जो है वो जॉइंट के अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हुए जॉइंट स्पेस में डाला जाता है। इसके 2 से 3 सेशन किए जाते हैं ताकि पेशेंट को पेन रिलीफ हो सके। नेक्स्ट दो कंडीशन जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो ऐसी कंडीशंस है जो आम तौर पे मिस कर दी जाती है, और इसलिए पेशेंट्स को कुछ अलग ट्रीटमेंट्स दी जाती है और पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। तो उसमें पहले आता है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो अगर मैं इस फिगर में दिखा सकूं, तो ये जो एरिया है ये थोरैसिक आउटलेट माना जाता है। तो ये आपका छाती का एरिया है, ये आपका हाथ है, ये गर्दन का एरिया है, और ये क्लैविकल जो शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस एरिया में बहुत सारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, और किसी कारणवश अगर यहाँ पे इन ब्लड वेसल्स और इन नर्व्स का कंप्रेशन होता है, उसके वजह से ये बीमारी होती है जिसको बोलते हैं थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। और इसके कारण पेशेंट को दर्द पैदा हो सकता है शोल्डर में, गर्दन में, वो हाथ में भी जा सकता है। पेशेंट को हाथ में सूनापन आ सकता है, वो हाथ जो है वो नीले पड़ सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो वो पेशेंट को हो सकती है। और ये जो कंडीशन है वो और खराब हो जाती है जब इंसान अपने हाथ उठा के अपने सर के ऊपर अगर कुछ काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो पेन जो है या जो नीलापन है वो और बढ़ जाता है। अभी बात यह है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पोस्चर करेक्शन, फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ये सब किया जाता है। लेकिन इसको डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि पेशेंट्स को कोई अनइंटेंडेड प्रोसीजर्स के थ्रू न जाना पड़े।
नेक्स्ट जो कंडीशन जो आमतौर से मिस हो जाती है वो है सर्वाइकोजेनिक कॉज। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि ये गर्दन का एरिया है और हाथ की या शोल्डर की जो भी नसें हैं वो सब गर्दन से आ रही है। तो अगर आपको कुछ गर्दन का इश्यू रहेगा तो वो जो पेन है वो शोल्डर में या हाथ में भी रेडिएट हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो शोल्डर पेन जो होता है और सर्वाइकल पेन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कौन सी चीजें जो सर्वाइकल या गर्दन के दर्द का कारण होती है वो है सर्वाइकल डिस्क पैथोलॉजीज, या जो हमारे जो हमारा जो स्पाइन है उसमें जो गादी रहती है उसकी तकलीफें, या जो हमारे वर्टिब्रा या जो हमारे स्पाइन के जो बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनकी परेशानियां, या फिर ये सिर्फ एक मस्कुलर कॉज हो सकता है। और इसमें कॉमनली प्रोसीजर्स जो पेन फिजिशियंस करते हैं वो है सर्वाइकल एपिड्यूरल इंजेक्शंस अगर आपको जो डिस्क का प्रॉब्लम है, या फिर फेसेट आरएफ अब्लेशंस जिसमें एक सुई के जरिए जाके वो जॉइंट्स का जो नर्व सप्लाई होता है उसको हम जला देते हैं, जिससे जो जॉइंट से निकलने वाला जो पेन है वो कंट्रोल में आ जाता है। लास्ट स्लाइड जो है मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के बारे में बात करूंगा। तो ये तकनीक जो है ये ऐसी तकनीक है जो पहले कार्डियक सर्जन्स यूज करते थे उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट रेट का प्रॉब्लम होता था, जिनकी धड़कनें बहुत ज्यादा हो जाती थी और जिसको अरिथमिया बोलते हैं। और ऐसे मरीजों में ये यूज करके दिल की धड़कनों को नॉर्मल किया जाता था। और आजकल ये वही तकनीक जो है वो पेन फिजिशियंस पेन मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं। इस तकनीक में बेसिकली जो भी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है उस जॉइंट के जो नर्व्स होते हैं जो उस जॉइंट से पेन ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, उन नर्व्स को आइडेंटिफाई करके उनको जला दिया जाता है, जिससे कि उन पेशेंट को पेन रिलीफ मिले। अगर शोल्डर की बात करेंगे तो शोल्डर में हम तीन नर्व्स के आर्टिकुलर ब्रांचेस मतलब जो ब्रांचेस जो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट को सप्लाई करते हैं, तो ऐसी ब्रांचेस को हम जला देते हैं। और ये तीन नर्व्स होते हैं सुप्रास्कैपुलर, एक्सिलरी और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जाके इन नर्व्स को अब्लेट किया जाता है इस नीडल के थ्रू। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर कैसे ये नीडल प्लेस की जाती है और वहां पे करंट दिया जाता है। नाउ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन शोल्डर के रिलेशन में या शोल्डर पेन के रिलेशन में किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो वो पहली कंडीशन है रोटेटर कफ इंजरीज, दूसरी है फ्रोजन शोल्डर, तीसरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ये तीनों कंडीशन जो हमने अभी देखी थी। और लास्ट में पोस्ट सर्जरी पेशेंट, जो जिन पेशेंट्स में कोई सर्जरी हुई है और अभी उनको अब फिर भी शोल्डर पेन है, तो उन कंडीशंस में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कर सकते हैं। जीविशा एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे ये सब शोल्डर की कंडीशंस का ट्रीटमेंट होता है और उसमें मल्टीपल मोडालिटीज यूज की जाती है, जैसे मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपीज एंड मिनिमली इंटरवेंशन टेक्निक्स। अभी हम ये सर्विसेज अलग अलग अस्पतालों के थ्रू मुहैया करा रहे हैं, बट एक हम डेडिकेटेड पेन मैनेजमेंट सेंटर लेके आ रहे हैं वाकड़, पुणे में जल्दी। तो अगर आपको भी आपकी पेनफुल कंडीशन से पेन फ्री होना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9119111837 और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जो है @jivisha.pain-center, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीविशा फॉर पेन फ्री पुणे। तो ये सब वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए जाएंगे, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के फेसबुक लाइव सेशन के बाद आपको अपने शोल्डर पेन के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और ऐसे ही हम आगे भी फेसबुक लाइव सेशन लाते रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम फेसबुक लाइव सेशन करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए आज का सेशन हम इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।